हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रीनोवा क्लासेस। आज मैं आपके बायोलॉजी का क्लास 10th का पहला चैप्टर जो है जैव प्रक्रम उसको लेकर आया हूँ। इससे पहले हमने बायोलॉजी के एक दो वीडियो बना चुका हूँ, तो उसको आप देख सकते हैं। अभी हम लोग पहला चैप्टर को पूरा एकदम कॉन्सेप्ट जितना भी है बायोलॉजी में उसको बेहतरीन से समझेंगे। अगर आप ये फुल वीडियो देख लेते हैं तो हो सकता है आपके अंदर बायोलॉजी के अंदर में इंटरेस्ट जाग जाए। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि बायोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं आता है, मज़ा नहीं आता पढ़ने में, बहुत टफ लगता है। तो हम कोशिश करेंगे कि बायोलॉजी में आपको थोड़ा मज़ा आए, इंटरेस्ट आए। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं पहला चैप्टर बायोलॉजी का, जो कि क्लास 10th का है, जैव प्रक्रम। ये क्लास 10th का आपका है बायोलॉजी का जैव प्रक्रम बायोलॉजी का। सबसे पहले इसका सिलेबस देख लेते हैं, कौन कौन सा सिलेबस इसके अंदर है। तो देखिए, सबसे पहला जो सिलेबस में है आपका पहला चैप्टर जो आपका है वो है जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस। अब ये होता क्या है, लाइफ प्रोसेस क्या होता है? हर एक जितने भी चैप्टर आपके हैं आपके क्लास 10th में बायोलॉजी के अंदर 6 चैप्टर हैं, तो 6 चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम लोग देख लेते हैं कि आखिर क्या क्या पढ़ना है हमको 10th क्लास में बायोलॉजी में। ये पहले समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला है जैव प्रक्रम, यानी कि लाइफ प्रोसेस, यानी हमारा जो लाइफ है, जीवन है, वो कैसे चलता है, उसका प्रोसेस क्या है, ये सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे पहला चैप्टर में जैव प्रक्रम में। यानी कि हमारा जीवन, लाइफ कैसे प्रोसेस करता है, चलता आखिर कैसे है, क्या आखिर हमारे अंदर सिस्टम लगा हुआ है, क्या खुदा ने, ईश्वर ने हमारे अंदर सिस्टम लगाया है जिसके कारण हमारा पूरा बॉडी एकदम टिका हुआ है और चल रहा है। तो इस प्रोसेस को हम लोग पहला चैप्टर में पढ़ेंगे जैव प्रक्रम में। फिर उसके बाद दूसरा चैप्टर हम लोग को पढ़ना है नियंत्रण एवं समन्वय। इसको इंग्लिश में बोला जाता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या है, नियंत्रण एवं समन्वय क्या है? जब हम लोग कोई भी काम करते हैं, चाहे आप पढ़ते हैं, लिखते हैं, खाते हैं, पीते हैं, कोई भी काम आप एक्शन करते हैं, तो वो एक्शन हम लोग कंट्रोल के साथ कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग चल रहे हैं तो सही सही चल लेते हैं, बोल रहे हैं तो हमारी जुबान और होंठ मिलकर सही सही वर्ड को, सही सही अल्फाज को निकाल दे रही है। तो ये क्यों कर पाते हैं, इसके पीछे क्या रीजन है, आखिर हमारे बॉडी में ऐसा क्या सिस्टम लगा है, क्या ईश्वर ने हमारे बॉडी में क्या चीजें डाली है जिसके कारण हमारे अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो जाता है, नियंत्रण एवं समन्वय हो जाता है, तालमेल बन जाता है। तो ये हम लोग पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर में, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। उसके बाद हमारा तीसरा चैप्टर है जीव जनन कैसे करते हैं, यानी कि रिप्रोडक्शन, कि हम लोग जैसे इंसान है तो हमारे जैसे इंसान की उत्पत्ति आखिर कैसे होती है, एक आम के पेड़ से आम का ही फल क्यों आता है, बंदर के बच्चे बंदर ही क्यों होते हैं। तो ये सारा चीज हम लोग पढ़ना है रिप्रोडक्शन में, जनन में। उसके बाद आपका चौथा चैप्टर है आनुवांशिकता एवं जैव विकास, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। तो ये हेरिडिटी क्या है, एवोल्यूशन क्या है? आनुवांशिकता का मतलब होता है जैसे हम यहाँ पे है, हमारे बाप, हमारे दादा या हमारे जो बच्चे आएंगे, ये जो है हमारे जैसे ही दिखने में लगते हैं हल्का फुल्का, या हमारे जैसे उनके आंख होती है, हमारे जैसे बाल होते हैं, हमारे जैसे कुछ ना कुछ बोली उनकी मिलती है। तो ये क्यों मिलती है, तो ये हम लोग को पढ़ना है आनुवांशिकता में कि आखिर हमारे बच्चे का फेस हमसे क्यों मिलता है या हमारे पापा का फेस हमसे क्यों मिलता है। कोई भी आप देखते हैं तो जो भी जिनकी औलाद है वो अपने फादर के जैसे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत दिखाई देते हैं, तो वो आखिर क्यों दिखाई देते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आनुवांशिकता एवं जैव विकास में, ये चौथा चैप्टर में। उसके बाद आपका पांचवा चैप्टर है हमारा पर्यावरण, आवर एनवायरनमेंट। हम लोग आसपास में क्या क्या चीजें हैं, हम लोग जिस जगह पे रहते हैं, हमारे चारों ओर जो भी चीजें होती है वही हमारा पर्यावरण होता है। तो ये पर्यावरण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे पांचवा चैप्टर में। और एक लास्ट चैप्टर है जो कि आपको जियोग्राफी में भी पढ़ाना है, वो है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, कि जो जो नेचुरल रिसोर्सेस हमारे ईश्वर ने, खुदा ने दिया है, जो जो प्राकृतिक संसाधन दिया है, उसका यूज कैसे करना है, उसको मैनेज कैसे करना है, ये लास्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये हुआ थोड़ा सा चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड ये हम आप लोग को पहले ही वीडियो में बनाकर बता चुके हैं कि बायोलॉजी क्या है और इसके कौन कौन से ब्रांचेस है, इसके फादर कौन सा है। ये आप लोग अगर चाहते हैं इससे पहले और भी जो कॉन्सेप्ट बताया गया है वीडियो को देखना, तो आप लोग देख सकते हैं, पहले लगा हुआ है वीडियो, इसमें ये सब हम पढ़ा चुके हैं। ये सेल के बारे में भी हमने डिस्कस किया था, सेल किस किस तरह का सेल होता है, कौन सा लंबा सेल है, बड़ा सेल है, छोटा सेल, ये सारा सेल हमने सेल के बारे में, कोशिका के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारा जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है
ये है जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस। चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस, कि हमारा लाइफ कैसे आखिर प्रोसेस होता है, कैसे चलता है, क्या इसके पीछे का रीजन है, क्या क्या हमारे बॉडी के अंदर लगा हुआ है जिसके कारण हमारा लाइफ जो है चल रहा है, जीवन जो है चल रही है। हर एक चीज, हर एक जीव की, ऑर्गेनिज्म की जीवन आखिर क्यों चल रही है, क्या क्या उनके अंदर वो सिस्टम लगा हुआ है जिसके कारण उसका वो यहाँ पे टिके हुए हैं और उनका लाइफ चल रहा है। तो ये पढ़ना है हम लोग को। तो देखिए, कोई भी जीव का जो प्रोसेस है, लाइफ का प्रोसेस है, वो 4 चीजों पे टिका हुआ है। कितने चीजों पे टिका हुआ है? 4 चीजों पे। हम लोग एक गाना सुनते हैं, बहुत ज्यादा फेमस गाना है, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है सनम। हालांकि जिंदा रहने के लिए, हम लोग को लाइफ को चलने के लिए 4 चीजों की जरूरत है। पहला है आपका पोषण, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है न्यूट्रिशन। पोषण या न्यूट्रिशन, ये आपका पहला चैप्टर है। इसमें क्या पढ़ना है? पोषण में क्या होता है, जैसे खाना पीना, हम लोग खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, तो ये सारा चीज पोषण में आता है। पालन पोषण ये न्यूट्रिशन में आता है। और मेनली इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे अपने बॉडी के अंदर पाचन तंत्र के बारे में, कि हमारा बॉडी कैसे खाना को डाइजेस्ट करता है, किस तरह से पचाता है, क्या क्या एसिड पाया जाता है हमारे बॉडी में, ये सारा चीज पढ़ना है आपको पोषण में। दूसरा टॉपिक है श्वसन, रिस्पिरेशन। जब हम लोग खा पी लेते हैं तो उसके बाद सिर्फ खाने से ही हमारे अंदर एनर्जी नहीं आती है, ताकत नहीं आती है, उसके लिए हम लोग को सांस भी लेना जरूरी होता है। रिस्पिरेशन इसको बोला जाता है, श्वसन, यानी हम लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर घुसाते हैं, तो अंदर जाने के बाद आखिर क्या क्या होता है, ऑक्सीजन क्या करता है हमारे बॉडी के अंदर में, तो वो सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे रिस्पिरेशन में, श्वसन में। और इसके अंदर हम लोग श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, फेफड़ों के बारे में पढ़ेंगे कि फेफड़ा कैसे काम करता है। तीसरा टॉपिक है इसके अंदर जैव प्रक्रम के अंदर परिवहन। ये परिवहन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मजेदार टॉपिक है ये परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में क्या पढ़ना है कि हमारे बॉडी के अंदर ये जो ब्लड है कैसे फ्लो कर रहा है, हार्ट हमारा कैसे काम कर रहा है, हार्ट जो है कैसे पंप कर रहा है, पूरा बॉडी में ब्लड को भेज रहा है, एक भी मिनट वो, एक भी सेकंड वो आराम नहीं करता है हार्ट। आखिर क्या ऐसा सिस्टम लगा हुआ हमारे बॉडी के अंदर, हार्ट के अंदर, तो वो हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन में। हमारी जो नसें हैं, हमारे नसों के अंदर खून चल रहा है, सर्कुलेट कर रहा है, जिस कारण हमारा बॉडी गर्म हो रहा है, तो ये सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे परिवहन में, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे परिसंचरण तंत्र के बारे में, हार्ट, हृदय के बारे में और ब्लड के बारे में मेनली पढ़ेंगे इसमें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये ब्लड बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसमें बहुत मजा आने वाला है अगर हम लोग परिवहन पढ़ेंगे तो। उसके बाद लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, जैव प्रक्रम का, उत्सर्जन, एक्सक्रीशन। उत्सर्जन, उत्सर्जन में क्या होता है, जैसे हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारी चीजें जो है खाने पीने के बाद वेस्ट जो है हमारे अंदर बन जाते हैं, जैसे पसीना एक वेस्ट हो गया, मलमूत्र वगैरह हो गया, तो ये सब वेस्ट को हमारे शरीर से बाहर निकालना बहुत जरूरी है, जो हमारे लिए नुकसानदायक है। नहीं निकलेगा तो हमारे बॉडी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। तो ये बाहर किस तरह से निकाला जाता है, क्या क्या हमारे बॉडी में सिस्टम लगा हुआ है, वो हम लोग पढ़ेंगे उत्सर्जन में, जिसमें उत्सर्जन तंत्र और किडनी के बारे में पढ़ेंगे मेनली। तो ये हुआ जैव प्रक्रम के लिए, यानी कि जिंदा रहने के लिए हम लोग को कितने चीजों की जरूरत पड़ती है, तो 4 चीजों की। जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है सनम, ये वाला नहीं, ये यहाँ पे 4 चीज, पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन की जरूरत है, तभी हम लोग जिंदा रह सकते हैं। अगर पोषण ना मिले तो भी जिंदा नहीं रह सकते, श्वसन ना हो तो भी जिंदा नहीं रह सकते हैं, हमारे अंदर बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो ना हो, परिवहन ना हो तो भी जिंदा नहीं रह सकते हैं, और उत्सर्जन भी अगर ना हो, हमारे अंदर से पसीना भी ना निकले तो भी हम लोग जिंदा नहीं रह सकते हैं। यानी कह सकते हैं कि जैव प्रक्रम जो है वो 4 चीजों पे टिका हुआ, हमारा जो लाइफ है, प्रोसेस जो है, ये 4 चीजों पे टिका हुआ है, पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन पे। इंग्लिश में न्यूट्रिशन, रिस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन पे। ये हो गया आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जैव प्रक्रम के टॉपिक्स का। उसके बाद ये है क्या आखिर जैव प्रक्रम, तो मेनली हम समझा ही चुके हैं कि जैव प्रक्रम क्या है। इसकी परिभाषा थोड़ा देख लेते हैं कि जीवधारियों के शरीर में, जीवधारी मतलब जो भी कोई भी ऑर्गेनिज्म है जिसका कोई ना कोई बॉडी है, जो जीव है, ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर जान है, तो जीवधारियों के शरीर में, उसके बॉडी में होने वाली वे सभी प्रक्रियाएं जिनके कारण उनका एग्जिस्टेंस, अस्तित्व कायम रहता है, उसे ही बोला जाता है जैव प्रक्रम। यानी आखिर हमारे बॉडी के अंदर, ऑर्गेनिज्म के अंदर, जीवधारियों के अंदर कौन कौन से प्रक्रियाएं होती हैं, प्रोसेस होती हैं, जिनके कारण हम यहाँ पे टिके हुए हैं, हमारा अस्तित्व कायम है, हम मर नहीं रहे हैं, तो इसी को बोला जाता है जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस। अब इसमें क्या क्या आता है, तो अभी तो देख चुके हैं उदाहरण में, पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन।
एक और पॉइंट है, जीवन के लिए अनिवार्य प्रक्रम क्या है, तो यही है 4 चीज। अब देखिए अब क्या है, अब हम लोग क्या करेंगे पोषण के अंदर में, ये सॉरी जय प्रकरण के अंदर में शरीर क्रिया विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। एक टर्म है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी मतलब शरीर क्रिया विज्ञान, हमारे शरीर में क्या क्या क्रियाएं होती है उसके बारे में जानेंगे, क्या क्या काम होता है। तो वो देखो जय प्रक्रम के अध्ययन को ही शरीर क्रिया विज्ञान कहा जाता है, फिजियोलॉजी कहा जाता है। जब हम लोग स्टडी करते हैं लाइफ प्रोसेस के बारे में, जय प्रक्रम के बारे में, तो इसे ही क्या कहा जाता है, फिजियोलॉजी। यानी कि हमारा लाइफ कैसे कैसे चल रहा है इसके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं, मतलब फिजियोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके 2 भाग हैं। जैसे हम लोग अगर एनिमल के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ेंगे, तो हम लोग उसको बोलेंगे एनिमल फिजियोलॉजी, यानी जंतु कार्की की। और अगर प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे कि प्लांट्स कैसे फोटोसिंथेसिस करता है, प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, वो खाना कैसे बनाता है, तो ये अगर पढ़ेंगे तो वो प्लांट फिजियोलॉजी कहलाएगा। तो ये हो गया 2 टर्म फिजियोलॉजी का, 2 भाग, एनिमल फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी, ये हो गया। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। सजीव होने के लिए क्या लक्षण है, कोई अगर चीज जिंदा है, सजीव है, जिसके अंदर लाइफ है, तो आखिर क्या क्या उसके अंदर कौन कौन से लक्षण होंगे जिससे हम पहचान जाएं कि वो सजीव है, वो लिविंग थिंग है। तो वो देखिए क्या क्या है उसके अंदर। देखिए किस आधार पर निर्णय कर सकते हैं कि कोई वस्तु जीवित है। तो जीवित होने के लिए देखिए हम लोग सांस लेते हैं, कोई सांस ले रहा है तो समझ जाते हैं ओह सांस ले रहा है मतलब उसमें जान है, तो वो सांस ले रहा है, इसका मतलब उसमें जान है। ये हो गया सांस लेना, वृद्धि करना, पोषण करना, गति करना। कोई कोई गति कर रहा है, चल रहा है, तो समझ जाते हैं कि वो उसके अंदर जान है, मतलब वो सजीव है। पोषण कर रहा है, खा पी रहा है, तो वो समझ जाएंगे सजीव है। वो वृद्धि कर रहा है, छोटे से बड़े हो गए हम लोग, वृद्धि कर रहे हैं, तो ये भी समझ लीजिए सजीव के लक्षण है। यानी सजीव होने के लक्षण है। सजीव जब होता है कोई, तो ये सारा चीज करता है। उत्सर्जन करना तथा टूट फूट की मरम्मत, हाथ पैर कट जाए, छट जाए या टूट जाए तो उसकी मरम्मत भी हम लोग कर लेते हैं। तो कौन करवाते हैं? क्या ये पंखा कर लेगा टूट फूट की मरम्मत खुद से? ये ईंट कर लेंगे क्या टूट फूट की मरम्मत? नहीं, वही करेंगे जिसके अंदर जान होगी, यानी सजीव। तो ये सजीव के लक्षण है सारा आदि, ये जीव के होने के प्रमुख लक्षण है, मेन लक्षण। ऐसे तो बहुत सारे लक्षण हैं, लेकिन ये मेन लक्षण है। सांस लेना, वृद्धि करना, पोषण करना, गति करना, उत्सर्जन करना तथा टूट फूट की मरम्मत करना। अब देखिए किसी जीव द्वारा उपयोग की जाने वाली बाहरी कच्ची सामग्रियां क्या है। जैसे हम जीव हैं तो हमारे द्वारा क्या क्या बाहर से यूज किया जाता है जिसके कारण हम टिके रहते हैं। खाने पीने की सामान में भी बोल सकते हैं या कुछ और भी चीजें बोल सकते हैं। जैसे देखिए किसी जीव को जीवित रहने और अपने आप को बनाए रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए देखिए निम्नलिखित कच्ची सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। जैसे सूरज की रोशनी, सौर ऊर्जा, ये पेड़ पौधों को बहुत जरूरी है। पेड़ पौधों को सूरज की रोशनी से ही वो लोग खाना बना पाते हैं। पेड़ पौधे जो है सूरज से ही, सूरज की रोशनी लेते हैं, सोलर लाइट लेते हैं, जिससे वो अपना फूड खाना बना लेते हैं। उनको पचाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हमारे अंदर तो सिस्टम लगा हुआ है पाचन तंत्र का, हम लोग खाते हैं तो पचाने की जरूरत पड़ती है, लेकिन पेड़ पौधों को कुछ पचाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके अंदर वो एक तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं लगा हुआ, पाचन तंत्र नहीं लगा हुआ है। वो डायरेक्ट सन को ऑब्जॉर्व करते हैं और भी 4 चीज लेते हैं और फूड को बना लेते हैं, खाना को बना लेते हैं और डायरेक्ट अवशोषित कर लेते हैं। उनको पचाने की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो हमें चाहिए ही चाहिए, ऑक्सीजन के बगैर हम लोग जीवित नहीं रह सकते, जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो ये दूसरा चीज हम लोग लेते हैं, ये पेड़ पौधे लेते हैं। और तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे ही लेते हैं। हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और बाहर निकालते हैं CO2। तो ये CO2 जो है वो पेड़ पौधे अपने अंदर खींच लेते हैं और वो हमको ऑक्सीजन देते हैं। तो ये पेड़ पौधों को चाहिए CO2। पानी हमें भी चाहिए, मनुष्यों को भी चाहिए और पेड़ पौधों को भी चाहिए, यानी एनिमल को भी चाहिए और प्लांट को भी चाहिए पानी H2O। और भोजन भी चाहिए। भोजन किस तरह से बनाया जाता है ये आगे हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग कैसे भोजन बनाते हैं और पेड़ पौधे कैसे भोजन बनाते हैं। तो ये हुआ स्लाइड तीसरा। अब देखिए हमारे वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती है मेनली। तो देखिए हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस जो है वो सबसे ज्यादा गैस जो है वो नाइट्रोजन पाया जाता है। 78% जो है नाइट्रोजन गैस हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो सबसे ज्यादा गैस पाई जाती है उसको वो ऑक्सीजन है, जिसका मात्रा है 21% और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है 0.03%। यानी कि सबसे ज्यादा जो गैस हमारे वायुमंडल में पाई जाती है वो नाइट्रोजन गैस है। इसी नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है पैकेट, चिप्स के पैकेट में डालने के लिए, ताकि चिप्स का पैकेट जो है, चिप्स खराब ना हो, कोई जो है सामान खराब ना हो, उसके अंदर वो गैस डाला जाता है नाइट्रोजन गैस। ऑक्सीजन हो गया हम लोग यूज करते हैं, 21% जो है वो ऑक्सीजन पाया जाता है वायुमंडल में। और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है, बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। और भी कुछ 0.01% के समथिंग में
गैसें पाई जाती है। तो ये मेनली 3 पॉइंट याद रखना है कि नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाई जाती है। अब हम लोग देखते हैं भोजन और पोषण। पोषण के अंदर मेनली भोजन की बात करते हैं। भोजन के बारे में पढ़ना है हम लोग को कि आखिर भोजन है क्या। तो भोजन के बारे में, फूड के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए फूड क्या है आखिर, तो बाहर से जो भी हम लोग खाना खाते हैं, जो भी खाते हैं हम लोग, तो वह देखिए वे सभी आवश्यक पदार्थ जो हमारे लिए जरूरी है, वे सभी आवश्यक पदार्थ जो किसी जीव के शरीर में, ये हम ही नहीं, कोई भी जीव जो ऑर्गेनिज्म है, जो जिसमें जान होती है, वो तो खाना खाते ही होंगे। तो किसी भी जीव के शरीर में अवशोषित होने के बाद, खाने के बाद वो अब्जॉर्ब किया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। अवशोषित होने के बाद क्या करता है, शरीर की रचना कर देता है। जब छोटे होते हैं हम लोग, खाना खाते खाते बड़े हो जाते हैं, फिर टूट फूट की मरम्मत भी करता है। जब कोई शरीर में भाग टूट फूट जाता है तो उसकी मरम्मत भी कर देता है। खाने की वजह से ही मरम्मत हो जाती है। और वृद्धि एवं विकास, जैसे हम लोग छोटे थे फिर धीरे धीरे क्या हो गए, बड़े हो गए। विकास का मतलब क्या है कि जैसे हमारा बचपन में दिमाग जो था, कुछ भी बात पे जैसे तैसे कोई भी बात होती थी रोने लगते थे, करके तुरंत रोने लगते थे। लेकिन जब बड़े हो गए तो अकल आ गई, विकास हो गया। किस बात पे रोना है, किस बात पे हंसना है, वो सारा हम लोग को आइडिया हो गया। तो इसको विकास बोला जाता है। तो टूट फूट की मरम्मत, वृद्धि एवं विकास, ये सब खाना खाने से ही, भोजन लेने से ही सारा चीज होता है। जनन क्षमता का विकास, जनन क्षमता मतलब हम अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करने के लिए ताकत चाहिए, तो वो भी खाने से मिलती है। ऊर्जा उत्पादन, ऊर्जा मतलब एनर्जी, ताकत के लिए भी हमें भोजन लेना पड़ता है। तथा अन्य सभी जैविक क्रियाओं का और भी जो काम हो रहा है बॉडी के अंदर, बहुत सारे काम हो रहे हैं, वो सब खाना खाने की वजह से ही चल रहे हैं। खाना नहीं खाएंगे तो बहुत सारे काम जो है वो स्लो पड़ जाएंगे या धीरे धीरे करके रुक जाएंगे। तो और भी जितना भी जैविक क्रियाएं हैं, जिंदा रहने के लिए जो काम है, उसका संचालन मतलब चलते रहता है, एवं नियमन मतलब रेगुलर होना चाहिए, वो आदि कार्य करते रहते हैं। ये फूड की वजह से, खाने की वजह से ही होता है। लेकिन शरीर को कोई हानि नहीं पहुंचाता। अगर हानि पहुंचा दिया तो वो फूड नहीं है, वो नुकसान पहुंचा देगा वो, तो उसे ही भोजन कहते हैं, मील कहते हैं। बात समझ में आई? अब देखिए हमारे बॉडी को किस किस तरह का भोजन चाहिए और क्या क्या हमारे बॉडी भोजन लेकर के क्या क्या चीज हमारे बॉडी में करता है वो भोजन। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कार्यों के अनुसार, काम के अनुसार हम लोग के बॉडी में क्या क्या आखिर काम होगा खाना खाएंगे तो, फूड लेंगे तो कार्यों के अनुसार भोजन के प्रकार हम लोग देखते हैं। तो कार्यों के अनुसार भोजन के मुख्यतः 3 प्रकार है, 3 भागों में इनको बांटा गया है। सबसे पहला नंबर का है ऊर्जादायक। क्या है? ऊर्जादायक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एनर्जी लैबोरेटर। मतलब उस खाना को जब खाएंगे हमें, जब कोई भी इंसान या कोई भी जीव जब खाना को खाएगा तो क्या देगा, वो ऊर्जा देगा, ताकत देगा, एनर्जी लैबोरेट करेगा। इसलिए इसका नाम है एनर्जी लैबोरेटर्स, यानी ऊर्जादायक, ऊर्जा देने वाला, ताकत देने वाला। तो जो शरीर को ऊर्जा देते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट एवं बसा जो आपका है, बसा खाते हैं हम लोग, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, तो उसमें क्या होती है, ऊर्जा होती है, उससे हमें ऊर्जा मिलती है, ताकत मिलती है। कार्बोहाइड्रेट हम लोग जैसे चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट भरा हुआ है। बसा मतलब जैसे तेलीय चीज हम लोग खाते हैं, तेल वगैरह, दाल में जो तेल डाला जाता है या ड्राई फ्रूट्स वगैरह, उसमें बसा होता है। दूसरा आपका भोजन का टाइप्स है शरीर निर्माता, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है बॉडी बिल्डर्स, यानी आपके बॉडी को बिल्ड करता है। ये खाना खाने से आपका बॉडी क्या हो जाएगा, एकदम बिल्ड हो जाएगा, यानी शरीर का निर्माण होगा। तो बॉडी बिल्डर कौन सा खाना है, उसमें कौन कौन से आते हैं, जो कोशिकाओं और ऊतकों का निर्माण करते हैं, जैसे प्रोटीन और खनिज। मेनली यही है, प्रोटीन और खनिज। ये तो ऊपर वाला था, ये प्रोटीन और खनिज है। इसलिए जिम में जाने वाले लोगों का देखते हैं मसल्स एकदम पूरा बिल्ड रहता है, क्योंकि वो लोग प्रोटीन लेते हैं। तो प्रोटीन और खनिज खाने से क्या होता है, हमारा मसल्स बिल्ड होता है, बॉडी बिल्ड होता है। उसके बाद तीसरा आपका है विनिमयक और नियंत्रक, रेगुलेटर्स। रेगुलेटर्स क्या करते हैं, ये शरीर को बीमारियों से बचाते हैं। हम कोई मतलब रेगुलेटर वाला खाना अगर खा लेते हैं हम लोग, विनियंत्रक खाना खाते हैं हम लोग, तो उससे क्या होता है, हमें वो बीमारियों से दूर रखता है, बीमारियों से सुरक्षा रखता है। तो जो क्रियाओं का नियंत्रण एवं रक्षा करते हैं, यानी कि हमें बीमारियों से दूर रखते हैं, बीमारियों से बचाते हैं, ऐसे भोजन को बोला जाता है विनियंत्रक, रेगुलेटर्स, जिसमें आपका आता है वाइटामिन एवं खनिज। जितने फल फ्रूट्स हम लोग खाते हैं वो सब में क्या होता है, वाइटामिन पाया जाता है, और खनिज वगैरह जैसे पालक हो गया, ये सब में खनिज है। ये सारे चीजें जो है, ये भोजन के प्रकार हो गए, 3 प्रकार काम के अनुसार। तो 3 तरह का काम हमारे अंदर भोजन करता है। भोजन लेने से हमारे अंदर 3 तरह का काम होता है। पहला काम क्या होता है, ऊर्जादायक, पहला ऊर्जा देने वाला भोजन है। कौन कौन है वो, तो एक बार देख लीजिए, कार्बोहाइड्रेट और वसा, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, ताकत मिलती है। दूसरा आपका है शरीर निर्माता, बॉडी बिल्डर, जो हमारे बॉडी को बिल्ड करता है। ऐसे खाना को बोला जाता है शरीर निर्माता, बॉडी बिल्डर, जिसमें प्रोटीन और खनिज आते हैं।
उसके बाद तीसरा है विनियंत्रक, रेगुलेटर्स। रेगुलेटर्स क्या करता है, हमारे बॉडी को, हमारे शरीर को बीमारियों से रक्षा करता है, प्रोटेक्ट करता है हमारी बीमारियों से, जिसमें विटामिन एवं खनिज आते हैं। तो ये हो गया भोजन के प्रकार कार्यों के अनुसार। इसमें किसी को दिक्कत? अगर किसी को दिक्कत है तो कमेंट करके बताते रहे हमें। उसके बाद अगला स्लाइड में चलते हैं हम लोग। अब देखिए हम लोग भोजन की बात कर लिए, फूड की बात कर लिए, तो फूड में देखिए कार्बोहाइड्रेट की बात की। कार्बोहाइड्रेट आखिर किस किस में पाया जाता है जो हमें एनर्जी देता है? तो कार्बोहाइड्रेट देखिए, चावल हम लोग लेते हैं, हम लोग जब चावल खाते हैं तो उसमें क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। चावल में कार्बोहाइड्रेट है। रोटी हम लोग डेली खाते हैं, रोटी में क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। आलू जो है उसमें कार्बोहाइड्रेट है। मक्का जो हम लोग खाते हैं वे सब में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। यानी हम लोग के डेली खाने में कार्बोहाइड्रेट तो होता ही होता है। यही कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, हमारे अंदर जब बॉडी में चला जाता है, वो पच जाता है तो वो ग्लूकोज में बदल जाता है, चीनी शर्करा में बदल जाता है वो। तो ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाना भी नुकसानदायक है, इसलिए हम लोग को कार्बोहाइड्रेट थोड़ा कम करके प्रोटीन ज्यादा लेना चाहिए, जिससे थोड़ा बैलेंस हो जाए। तो ये चावल, रोटी, आलू, मक्का, ये सब में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है भरपूर मात्रा में। और प्रोटीन किस किस में पाया जाता है? प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए बहुत यूजफुल है। प्रोटीन तो लेना ही लेना चाहिए, लेकिन हम आजकल क्या हो रहा है कि आजकल जितने लोग हैं, हम लोग इंडियन, खासतौर पे इंडियन लोग प्रोटीन कम कर दिए, प्रोटीन कम खाते हैं। हमेशा देखा जाता है तो वो सुबह से चाय उठाते हैं, चाय बिस्किट। ये चाय बिस्किट क्या है? चाय में पूरा ग्लूकोज ही ग्लूकोज है, चीनी ही चीनी है। बिस्किट क्या है? बिस्किट पूरा मैदा का बना हुआ है, वो उसमें पूरा ग्लूकोज ही भरा हुआ है। तो रोटी है, वो सब में ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट ही है। चावल कार्बोहाइड्रेट ही है। ये सारा चीज, आलू हम लोग दाल भात भरता, बहुत सारे लोग गाँव में खाते हैं, तो दाल भात भरता पूरा क्या है? उसमें भात भरता क्या है? सब कार्बोहाइड्रेट ही है। दाल में बस थोड़ा बहुत प्रोटीन होता है। इसलिए हमारे अंदर प्रोटीन, हमारे खाने के अंदर प्रोटीन डालने की जरूरत है। तो देखिए प्रोटीन में कौन कौन आते हैं? तो जितने तरह के दलहन होते हैं, प्लांट बेस्ड प्रोटीन की बात करते हैं, तो जो पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं प्रोटीन, तो जितने तरह के दलहन होते हैं, जैसे चना का दाल, मूंग का दाल, अरहर का दाल, ये सारा में प्रोटीन पाया जाता है। मूंगफली में बहुत भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबीन में बहुत अच्छा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। मशरूम में प्रोटीन पाया जाता है। और अगर हम नॉनवेज की बात करते हैं तो जितने भी नॉनवेज है, जैसे मांस, लाल रेड मीट जो होता है, उसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। मछली हो गया, अंडा हो गया, दूध हो गया, ये सब में भी प्रोटीन पाया जाता है। मांस बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स है। इसमें पूरा 20 एमिनो एसिड पाया जाता है। एक प्रोटीन में, जब एक प्रोटीन हम लोग लेते हैं तो उसमें 20 एमिनो एसिड पाया जाता है, जो फुल्ली, एक तरह से मांस को बोला जाता है फुल्ली प्रोटीन वाला खाना। तो ये हो गया आपका प्रोटीन जिससे हमको मिलता है। अब तीसरा है बसा। किस किस खाने से हमको मिलता है? बसा जो आपकी स्किन को चमक देता है ना, आपको जवान रखता है, स्किन चमकता है, लाइट करती है, ब्राइटनेस बढ़ जाती है। तो ये बसा के कारण होता है। ज्यादा बसा नुकसान भी पहुंचाता है हमारे बॉडी के अंदर, तो इसको भी कंट्रोल में लेना चाहिए। तो ये तिलहन जितना आपका है, जैसे सरसों का तेल, नारियल का तेल, जो खाने वाले तेल है, ये सब में बसा पाया जाता है। मेवा जितना हो गया, जैसे ड्राई फ्रूट्स जिसको मेवा बोलते हैं, काजू, बादाम, ये सब में क्या होता है? बसा पाया जाता है। दूध, घी, ये सब में क्या है? मतलब तेल वाला चीज जो होता है वो सब बसा होता है। उसके बाद लास्ट बात करते हैं विटामिन और खनिज की। तो विटामिन और खनिज की जितने भी हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, पालक है, फल है, आंवला है, गुड़ है, ये सब में विटामिन और खनिज पाया जाता है। खनिज जैसे गुड़ में बहुत ज्यादा आयरन पाया जाता है, ये सब आयरन खनिज है। मैग्नीशियम, ये सब खनिज है एक तरह का। और वाइटामिन, ये सब हरे पत्तेदार सब्जियां और फल में, सब में वाइटामिन पाया जाता है। तो ये हो गया आपका भोजन के बारे में। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम लोग लास्ट टॉपिक में। अब हम लोग बात करेंगे, हम लोग शुरू में बोला था कि जैव प्रक्रम के 4 जो है वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन, जिसमें पहला टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पोषण। पहला टॉपिक आपका है पोषण, न्यूट्रिशन। तो अभी बताया मेनली पोषण आखिर है क्या, उसके बारे में समझते हैं। पोषण को अगर शॉर्ट में समझना है तो बस इतना याद रखिए, पोषण मतलब खाना पीना। हम लोग खाते हैं, पीते हैं, और खाने पीने के बाद जो भी बॉडी में चेंजेस आता है वो सब पोषण कहलाता है। उसी के कारण पोषण होता है। नहीं बोलते पालन पोषण, पालन पोषण मतलब पालना, पोसना, खाना पिलाना, ये सब। तो यही है पोषण। तो पोषण के एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं, परिभाषा देख लेते हैं। पोषण एक जटिल कॉम्प्लेक्स प्रक्रम, ये छोटा मोटा नहीं है कि बस खा लिए वो पोषण हो गया। खाने के बाद आपके बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस आता है, कैसे कैसे वो पचता है, क्या क्या बॉडी के अंदर वो इफेक्ट डालता है, कि इसलिए इसको बोला जाता है कॉम्प्लेक्स, यानी कि जटिल प्रक्रम है। पोषण एक जटिल कॉम्प्लेक्स प्रक्रम है जिसके अंतर्गत कोई जीवधारी भोजन ग्रहण करता है। इसके अंदर क्या करता है? कोई जीवधारी भोजन ग्रहण करता है, और जिसके द्वारा शरीर की रचना, जब भोजन ग्रहण कर लेंगे तो क्या होगा? शरीर की रचना होगी, छोटे से बड़े हो जाएंगे, वृद्धि होगा, हमारा हाथ पैर बड़ा होगा,
छोटे से बड़े हो जाएंगे, टूट फूट की मरम्मत भी हो जाएगी, कट छट गया कहीं तो उसका मरम्मत हो जाएगा, एवं अन्य सभी जैविक क्रियाओं और भी जो जो काम है जिंदा रहने के लिए वो सारा चीज का संचालन एवं नियमन मतलब रेगुलर होते रहेगा। ये इसी को बोला जाता है पोषण। अब देखो, जीवों को जीवित रहने के लिए संतुलित पोषण बहुत जरूरी है, संतुलित डाइट जो है बहुत जरूरी है। अब पोषण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आगे और समझेंगे बढ़िया से। अभी आज के लिए इतना देख लेते हैं कि मुख्यतः पोषण के 2 प्रकार हैं, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। आखिर ये दोनों है क्या, दोनों में क्या डिफरेंस है? स्वपोषी पोषण या स्वपोषण क्या है, विषमपोषी पोषण या विषम पोषण क्या है आखिर? तो देखिए सिंपली समझिए, स्वपोषी, स्व मतलब खुद ब खुद, जिसको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है भोजन बनाने के लिए, ऑटोमेटिक उसके शरीर में भोजन आ जाती है, बन जाती है और वो उसके अंदर पोषण हो जाता है। मतलब वैसा पोषण का तरीका, विधि जिसमें कोई जीवधारी जो है अगल बगल किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है, खाने के लिए कोई तोड़ता नहीं है, किसी को जबह नहीं करता है, मारता नहीं है, है ना, वो उसके अंदर खुद ब खुद बॉडी के अंदर खाना बन जाता है। कितना बेहतर बात है, किसी के अंदर आप यहाँ पे खड़े हैं, बस कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आपके अंदर खाना बन जाएगा। तो इस तरह के जो ऑटोमेटिक अपने आप स्वयं, इसलिए इसका नाम है स्वपोषी, यानी खुद ब खुद भोजन उनके शरीर में बन जाता है और उनको पचाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके अंदर कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं लगा हुआ है, ऑटोमेटिक खाना संश्लेषित हो जाता है, अब्जॉर्ब हो जाता है। तो इस तरह के पोषण की विधि को स्वपोषी पोषण कहा जाता है। और ये होता है एक्चुअल में दोस्तों किस में होता है, तो ये पेड़ पौधों में होता है, प्लांट्स में होता है। उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं होती, खुदा ने, ईश्वर ने उनको पैर नहीं दिया है पेड़ पौधों को कि वो चल करके भोजन जा करके खरीदे या बनाए, किचन में जाए और गैस चालू करे, चूल्हा चालू करे और बनाए, क्योंकि खुदा ने उनको पैर नहीं दिया, इसलिए खुदा ने उनके अंदर ही भोजन को डाल दिया। उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो 4 चीज की जरूरत पड़ती है उनको भोजन बनाने के लिए, लेकिन उसको मिल ही जाता है वो 4 चीज पेड़ पौधों को, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो ये हो गया स्वपोषी पोषण। दूसरा है विषमपोषी पोषण। विषमपोषी पोषण, पर पोषण, नाम ये पर पोषण, यानी परायों पे जिंदा रहता है, जैसे हम लोग, यानी भोजन की वैसी विधि होता है, पोषण की वैसी विधि जिसमें कोई जीव दूसरे जीवों पे निर्भर रहता है, दूसरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करता है, यानी दूसरे जीवों को मारकर या उसको नुकसान पहुंचाकर हम लोग जो जीव भोजन लेता है, इस तरह के इस विधि के, भोजन की विधि को बोला जाता है विषमपोषी या परपोषी पोषण। जैसे हम लोग पेड़ पौधों से फल तोड़ लेते हैं, पेड़ पौधों को, पालक को काट के खा जाते हैं, है ना, या नॉनवेज खाते हैं हम लोग, अंडे खाते हैं, तो ये सब हम लोग दूसरों पे जीवित हैं, यानी हम लोग परायों पे जीवित, हम लोग और स्वपोषी पे ही निर्भर रहते हैं, पेड़ पौधों पे निर्भर रहते हैं खाने पीने के लिए, कोई जानवरों पे निर्भर रहते हैं। तो ये ऐसे इस तरह के पोषण की विधि को बोला जाता है विषमपोषी पोषण या परपोषण, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। दोनों में फर्क समझ में आया आपको? अगर फर्क समझ में आ गया है कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या डिफरेंस है, तो कमेंट करके बताएं कि अगर समझ में आ गया। तो नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके वो भी बताएं। तो ये हम लोग देख लिए स्वपोषी पोषण की, पोषण की वैसी विधि जिसमें कोई जीव अपना भोजन स्वयं अपने ही शरीर की कोशिकाओं में बना लेता है, उनको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसे ही बोला जाता है स्वपोषी पोषण। और इस तरह के जीवों को बोला जाता है स्वपोषी। जैसे हरे पेड़ पौधे, ये सारे किस में आते हैं? स्वपोषी में आते हैं। हरे पेड़ पौधे, जितने भी हरे पेड़ पौधे, नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन अलगी, आप ब्लू ग्रीन अलगी को देखे होंगे, ये भी, इनको भी कहीं पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती है भोजन बनाने के लिए, खुद ब खुद इनके अंदर बन जाता है। जैसे आप तालाब में देखे होंगे ग्रीन ग्रीन तालाब, पानी के ऊपर कुछ जम जाता है, या पुरानी दीवारों पे देखे होंगे ग्रीन ग्रीन ब्लू ग्रीन टाइप का कुछ जम जाता है, उसी को बोला जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी नील हरित शैवाल। वो भी एक सजीव है, वो भी जिंदा चीज है, वो भी भोजन बनाता है अपने अंदर, बॉडी के अंदर खुद ब खुद बना लेता है। जैसे दीवारों में ब्लू ब्लू जो होता है वो नील हरित शैवाल है ना। या चापाकल जिसका होगा पुराना, उसका चापाकल चलाते चलाते आप देखते हैं उसके होल में कुछ ना कुछ जम जाता है, काई टाइप का, उसी को बोला जाता है नीलहरित शैवाल। तथा युगलिना, युगलिना जो है ये स्वपोषी भी है, परपोषी भी, एकमात्र जीव है, और भी जीव हो सकते हैं, लेकिन इसको याद रखिएगा स्पेशली कि युगलिना स्वपोषी भी है और परपोषी भी है। ये क्या करता है, दिन में तो फोटोसिंथेसिस से, लाइट से भोजन बनाता है, और रात में किसी दूसरे जीव को मार के खा जाता है। तो ये युगलिना हो गया, जो दोनों है। अब अभी परपोषी के बारे में बताया कि पोषण की वैसी विधि जिसमें कोई जीव अपना भोजन स्वयं अपनी कोशिकाओं में नहीं बना पाता है, ऑटोमेटिक उसके अंदर नहीं बन पाता है, वो क्या करता है, ना बना पाने के कारण क्या करता है, अन्य जीवों पर निर्भर रहता है, दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है भोजन बनाने के लिए, दूसरे जीवों को पकड़ के खाता है। तो इस तरह के जीवों को परपोषी या विषमपोषी कहते हैं। अब जैसे मनुष्य हो गया, जैसे हम लोग हो गए, हम लोग दूसरे पे जीवित रहते हैं, दूसरों पे निर्भर रहते हैं, डिपेंड करते हैं,
जानवर जितने तरह के हो गए, पक्षी हो गए, अमीबा भी एक जीव होता है, एक कोशिका का जीव होता है, वो छोटा जीव होता है, वो भी भोजन को पकड़ के खाता है, उसके अंदर भोजन नहीं बनता है। हम लोग जैसे इंसान हो गए, हम लोग भी भोजन क्या करते हैं, पकड़ के खाते हैं, पेड़ पौधे पे चले गए, पेड़ पौधे का फल को तोड़ लिया, सब्जी को काट दिया, है ना, या कोई नॉनवेज खा लिया, अंडा खा लिया, दूध हम लोग निकालते हैं, तो दूसरों पे हम लोग निर्भर रहते हैं। हमारे अंदर ऑटोमेटिक भोजन नहीं बनता, क्योंकि खुदा ने हमारे 2 हाथ दिए, हमारे 2 पैर दिए हैं चलकर, ताकि हम लोग पैसा कमाएं या खाना बनाएं, कहीं ना कुछ कर लें, जा करके तोड़ करके या कुछ करके हम लोग खाना बना सकते हैं, क्योंकि ईश्वर ने हाथ पैर दिया। ये बैठने के लिए नहीं दिया है पैर, ये हाथ ऐसे ही रखने के लिए नहीं दिया है, इसका कुछ ना कुछ यूज के लिए दिया है। लेकिन पेड़ पौधों को ना पैर दिया ना हाथ दिया, इसलिए उसके अंदर ही खाना बना दिया। हम लोग अंदर हाथ पैर दिया, इसलिए हाथ पैर मार के हम लोग खाना खाते हैं। तो ये हुआ आपका न्यूट्रिशन 2 तरह का, स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण। दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, और भी अगर ये नोट्स चाहते हैं तो वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, कमेंट करके बता दें। और भी इसके आगे हम लोग कंटिन्यू कर रखेंगे, इस चैप्टर को हम लोग पूरा पढ़ के रहेंगे। सबसे पहला टॉपिक पोषण है, अभी बाकी है इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह पढ़ना है। आज के लिए इतने रखते हैं। ट्रिनोवा क्लासेस में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे शेयर कर दें। थैंक यू।